आपके पास बारिश होती है नॉर्मल, देखिए क्लाउड है, ये आपके पास क्लाउड है। क्लाउड में ऑलरेडी क्या मौजूद है? पानी, जिसे हम वाटर कहते हैं। बेटा साथ में एयर भी मौजूद है, तो हमारे पास ऑक्सीजन भी मौजूद है। ठीक है, ऑक्सीजन को हम O2 कहते हैं। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है। ये ऑलरेडी क्लाउड में मौजूद है। ठीक। अब जमीन पर आप कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो। कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हो? नंबर वन, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि आप मूवमेंट कर रहे हो, आपने गाड़ी बना ली, आपने बाइक बना ली। ठीक है, उससे क्या हो रहा है? धुआं निकल रहा है। अच्छा, नंबर टू, आप घर में फ्रिज इस्तेमाल कर रहे हो, वो पीछे से गर्म हो जाता है। फ्रिज के बाद आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो? एयर कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, इसके अलावा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एयर रिलीज करती हैं। हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जब वो चलती हैं तो धुआं सारा कहाँ जाता है? धुआं सारा हवा में जाता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी चलाई, गाड़ी का धुआं निकल के क्लाउड में गया। एयर कंडीशन से निकलने वाला जो आउटर से एयर है वो ऊपर गई। इंडस्ट्री से जो हार्मफुल गैसेस निकलनी है वो ऊपर गई। चाहिए, ये बात समझ में आ गई ना? सिंपल तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। सब कुछ ऊपर चला गया। यहाँ पे मौजूद ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा इनके साथ, केमिकल रिएक्शन होगा। देखें, जो हमारे पास गैसेस निकलनी है उसमें कार्बन भी मौजूद होता है, उसमें सल्फर भी मौजूद होता है, उसमें नाइट्रोजन भी मौजूद होता है। एक धुआं जो इंडस्ट्री से निकल रहा है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है। अब सल्फर डाइऑक्साइड ने ट्रेवल किया और वो पहुंच गई क्लाउड में। क्लाउड में मौजूद था पानी। ठीक है, अब पानी के साथ रिएक्शन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, बन गया H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड ऊपर गया, ये HNO3 बन गया, ये नाइट्रिक एसिड बन गया। जिन बच्चों ने केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी वो इस मेथड को या इस प्रोसेस को एक्सप्लेनेशन में लिखें। सही है, सिंपल सा तरीका है। दुनिया में जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो, जब लावा फट रहा है या कुछ भी हो रहा है, फॉसिल फ्यूल हो रही है। अभी पंजाब में क्या होगा, सर्दियां आएंगी ना तो स्मॉग हो जाएगा। फिर ये सुनने में आता है कि पंजाब साइड जो इंडिया का है, वो क्या करते हैं, वो फ्यूल जो है ना अपनी जो एग्रीकल्चर है उसको जलाते हैं, रेमिनेंट्स को। उसका धुआं हमारे पास आता है। बेसिकली वो सब कुछ कहा जाता है बादल में, और वो बादल में जाके रिएक्शन करता है और यहाँ पे आपके पास एसिड रेन के डेफिनेशन आप लिखेंगे एसिड रेन की। उसके बाद आप बताएंगे हाउ एसिड रेन इज फॉर्म। ये जो मैंने अभी समझाया ना कि गाड़ी से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, ये सारी चीजें। फिर केमिकल रिएक्शंस, फिर एक हेडिंग आप लगाएंगे केमिकल रिएक्शंस की। मेरे नोट्स में 3 आसान इक्वेशंस लिखी हुई हैं, आप वो कॉपी कर दीजिएगा। फिर इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट्स तो जर्नल होते हैं। देखिए, एसिड रेन हो गई, मैं ये कह रहा हूं बारिश हुई, बारिश के साथ तेजाब मिक्स हो गया है, एसिड तेजाब है ना। अब मुझे बताएं उसके नुकसानात होंगे? जी बिल्कुल होंगे। कहाँ कहाँ पे नुकसानात होंगे मुझे बताएंगे? क्या क्या नुकसानात हो, नुकसानात, 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 हो सकते हैं? सकते हैं? सकते हैं? क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं?
स्किन डिजीज, बिल्डिंग इरोजन, गुड। ठीक है, जबरदस्त। क्रॉप्स में मसला आ सकता है, एग्रीकल्चर में मसला आ सकता है। सही है। ठीक है, इम्पैक्ट्स आ गए। इम्पैक्ट्स के बाद आ जाएगा रिकमेंडेशंस। और रिकमेंडेशंस में आप क्या लिखोगे कि यार लिमिटेड यूजेज कर दो ना, जो भी चीजें। कार पूल की टर्म सुनी है आप लोगों ने? कराची वालों ने सुनी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने अपने एरियाज में कार पूल की टर्म सुनी या नहीं सुनी। व्हाट इज कार पूल? देखिए, कार पूल का मतलब होता है, यस, अब मुझे ऑफिस जाना है सुबह, मेरे बराबर वालों को भी जाना है, 5-6 गाड़ियां निकलनी है गली से। अब वो धुआं होगा, ट्रैफिक होगा, हम क्या करें, शेयरिंग कर लें, सारे साथ चले जाएं, सारे साथ वापस आ जाएं। सही है। अच्छा, उसके बाद क्या करें? हमें एनर्जी सेव करें। एनर्जी सेव करें, डिवाइसेस वो यूज करें जो कि लेस हार्मफुल हो, और अवेयरनेस दें लोगों को। एंड में कंक्लूजन डाल दीजिएगा। इस सवाल को अब तैयार कर लीजिए। बेटा याद रखना, जनरल साइंस के पेपर में आप बुक के पीछे ना पढ़ें, बस ये बुक है मैं से नहीं, आप गूगल कर लीजिएगा। देखें, आपने मेरे नोट्स बना लिए अभी, आप गूगल पे गए, आपने लिखा एसिड रेन डायग्राम, फिर आप इमेजेस में चले जाएं, आपको जो सबसे इजी लगे ना वो डायग्राम बना लें। हर सवाल में कोई ना कोई डायग्राम लाजमी देना बेटा। मेरी जो आपसे कमिटमेंट है कि हम 60 तक जाएंगे जनरल साइंस के अंदर, वो हम ऐसे ही नहीं जा सकते। हमें उसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो सकता ये मामला। नौशीन, आपको बात समझ में आ रही है? इफ्रा, आपको समझ में आ रहा है? डायग्राम कैन बी रिप्लेस विद फ्लो चार्ट्स, और इसके अलावा आप कुछ भी नया कर सकते हो उसमें। यू कैन डू एनीथिंग, आप फ्री हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हम पोल्यूशन जब बताएंगे, देखें 2-3 सवाल मिक्स होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, आपको ना एक ही इसको तैयार करना है। ऐसे में फ्लो चार्ट नहीं आता बेटा, इसमें डेटा एक ही है, यूटिलाइज आपने अपने हिसाब से करना है। किस तरीके से? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब पोल्यूशन के ऊपर बात आती है तो हम उसकी डेफिनेशन देंगे। कोई भी सवाल आ गया पोल्यूशन के ऊपर तो उसकी डेफिनेशन आ गई। क्या डेफिनेशन है इसकी? एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस in different levels of atmosphere that cross permissible limits have impacts on earth। ये एक छोटी सी आसान डेफिनेशन है। नहीं, अभी अक्सर मैंने बताया तो, ये वाला जो सवाल है एसिड रेन वाला, 5 नंबर का सवाल है। नंबर ऑफ हेडिंग्स देखो, डेफिनेशन 1, एसिड रेन फॉर्म 2, केमिकल रिएक्शन 3, इम्पैक्ट 4, रिकमेंडेशन 5, और 6 कंक्लूजन। कम से कम 5 हेडिंग, 6 हेडिंग आप डालोगे पेपर में, तभी तो 1.5 पेज होगा। अब ये पोल्यूशन के ऊपर है, डेफिनेशन आ गई। अब डेफिनेशन के बाद करना क्या है, आपने कॉजेस देनी है, पोल्यूशन क्यों होती है। सही है। फिर इम्पैक्ट्स आ जाएंगे। अब यहां पे हम लॉस के बारे में बात करेंगे। लॉस आप कॉजेस में भी बात कर सकते हो। एक इंडस्ट्री है, उसके पास एक लिमिट होती है कि आप इतना इतना धुआं जो है वो रिलीज कर सकते हैं।
लेकिन हमारे पास लॉ नहीं है कोई, हम यहाँ पे बात करेंगे लॉ की। ये बात कोई भी नहीं करेगा। तो हम कॉजेज में ये लिख सकते हैं कि हम लॉ को नहीं मान रहे। लॉज में क्या क्या आ जाएगा? एन ई क्यूज। एन ई क्यूज क्या होते हैं, किसी को आइडिया है? ये हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का लॉ है। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का लॉ। अब एन ई क्यूज हैं, एल ई क्यूज हैं। एल ई क्यूज जो बने थे 1997 में बने थे, यानी एक लॉस पूरे मौजूद हैं। नेचुरल क्वालिटी स्टैंडर्ड भी है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज भी है, सब मौजूद है हमारे पास। ये सारी बातें हम करेंगे। सही। इम्पैक्ट्स में आ जाएंगे, कॉजेज में और आप क्या लिखेंगे? नेचुरल रीजंस भी होते हैं, मैनकाइंड भी रीजन बनता है, वो भी आप लिखेंगे इसके अंदर। इम्पैक्ट्स आ गए, सॉल्यूशंस आ जाएंगे, और फिर कॉन्क्लूजन आ जाएगा। अब कोई भी सवाल आता है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, क्लाइमेट चेंज हो, पोल्यूशन हो, वो ऐसे ही चलेगा। तरीका यही रहेगा। आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि इसमें नंबर ज्यादा मिले? नंबर वन, आप लॉस का जिक्र करें कि कौन कौन से लॉज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ। लेजिस्लेशन हुई थी, एक लॉ था पीईपीए 1997। ये एक लॉ का आप जिक्र करेंगे। अंडर सेक्शन 17 आप फाइन हो जाओगे, ये फाइन के हिसाब से। उसके बाद नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी आई थी। कब आई भाई? 2005 में आई। ये सब लॉज एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट वी हैव टू डू, इन लॉज को इंप्लीमेंट करवाना है। ठीक है। अगर हम इंटरनेशनली बात करें, क्लाइमेट चेंज के लिए इंटरनेशनली क्या होता है? क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी 1997। सही है। फिर उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। दीज आर द लॉज, रेगुलेशंस। इसका आप जिक्र करेंगे कि दुनिया ने मेहनत बहुत की, प्रोटोकॉल्स लेकर आए, बट अनफॉर्चुनेटली हम इसको कवर नहीं कर पा रहे। इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, पोल्यूशन के? नंबर वन, इकोनॉमी। इकोनॉमी लॉस हर चीज में आएगा, चाहे एसिड रेन हो, चाहे कुछ हो, इकोनॉमी लॉस आएगा। फिर डिजीजेस, देखें इंसान को डिजीजेस होती हैं। उसके बाद क्या मसला आएगा? और क्या इशू आ सकते हैं? इन्फ्लेशन हो सकता है। जब आपके मुल्क में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई तो क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन होगी, माइग्रेशन होगी, एक क्योटिक सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है। यस, फूड क्वालिटी भी होगी। अब आपको कहा जाएगा कि जनाब इसको सही कर दें। आपको मसाइल सारे पता चल गए, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे समझ में नहीं आया हो? क्लियर हो गया सबको? ठीक है। आप इसमें बताएंगे कि अवेयरनेस नहीं है हमारे पास। अवेयरनेस के अलावा क्या मसला है? मुस्तफा, एक तो चीज हो गई पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। अभी हम पोल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं, इसको मैं कनेक्ट करता हूं भी आगे जाके ग्लोबल वार्मिंग से।
हमारे पास अवेयरनेस नहीं है पोल्यूशन से रिलेटेड, लॉस की इंप्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है, हमारे पास लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, हमें बाय मीडिया लोगों को समझानी है ये बातें, हमें फ्यूल का जो इस्तेमाल है, फ्यूल कंजम्पशन जो है, बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी, स्विच टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाएगा, ठीक है, ये पोल्यूशन है। अब आप कहोगे कि सर ये पोल्यूशन का ग्लोबल वार्मिंग से क्या आपने ताल्लुक जोड़ा है? ताल्लुक है। आपको पता है जो आपका सन है, ठीक है, सन आपका जो है वो आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेज भेजता है ऑन अर्थ, चाहिए ये अर्थ है आपकी, आपको जो गर्मी लग रही है, फिर आपको सर्दी लगती है, ये पूरा निजाम है। ये निजाम कैसे चल रहा है? अर्थ के ऊपर एक लेयर है, दैट इज कॉल्ड ओजोन, ये लेयर है ओजोन, जिसने अर्थ को प्रोटेक्ट किया हुआ है सूरज की हार्मफुल रेस से, ठीक है। अब हो क्या रहा है, दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, जब आबादी बढ़ रही है तो लोगों का यूजेज भी बढ़ रहा है चीजों का, तो बेटा होता यूं है कि आप जो भी धुआं रिलीज कर रहे हो यहां से, वो जाके ओजोन को हिट करता है, ओजोन लेयर को। जब ओजोन लेयर को हिट करता है तो ओजोन लेयर अपनी जगह से फट जाती है, हट जाती है वो। जब ओजोन हट गया तो अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्ट अर्थ पे आती हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हर साल इंक्रीज हो रहा है। पहले इतनी गर्मियां नहीं पड़ती थी, अब जो गर्मियां पड़ रही हैं उसका रीजन ही यही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जहां पे ग्लेशियर्स मौजूद हैं। तो जब हीट होगी तो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो ये पानी बहना शुरू हो जाता है। अब लोगों ने क्या किया, जब आबादी आ गई है, लोगों के पास ज्यादा आबादी हो गई, तो उन्होंने घर बना लिए। देखें, जहां दरिया सूखा, जहां नहर खत्म हुई, वहां लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर ली, वो पानी का एक नेचुरल रास्ता है गुजरने का। अब क्या हुआ कि जब कुछ सालों बाद ग्लोबल वार्मिंग हुई, पानी वापस आएगा तो वो तो डैमेज करता हुआ जाएगा ना सबको, पानी को तो नहीं पता कौन रह रहा है, ये तबाही होती है, ये जो फ्लड्स आ रहे हैं उससे तबाही हो रही है, उसका रीजन ही ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो अब सवाल पेपर में ये आएगा कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, कॉजेस, इम्पैक्ट्स, रिकमेंडेशन। सिमिलरली क्लाइमेट चेंज, उसमें भी यही बातें आएंगी। पोल्यूशन अगर आएगा तो पोल्यूशन को भी घुमा के ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ले जाएंगे हम। इसमें कुछ ऐसी टर्म्स बता रहा हूं आपको, आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको यकीनन नंबर ज्यादा मिलेंगे। कौन कौन सी? फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, मिटिगेशन, एडप्शन। अब मैं एक एक करके मतलब भी समझाता हूं। फॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात लगाना। यूनाइटेड नेशंस ने मिनिमम जो लिमिट रखी थी, दैट इज 5% ऑफ योर एरिया। आपका मुल्क है ना, उसका जो 5% एरिया है वो आपका फॉरेस्ट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आबादी बढ़ी, अनप्लैंड काम हुआ, पाकिस्तान में अब सिर्फ 1.5% रह गया फॉरेस्ट, यानी रिमेनिंग 3.5% पे कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? जो आप आबादी को सेटल करने के लिए ग्रीनरी खत्म कर रहे हो, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज अर्बनाइजेशन? लोगों का माइग्रेशन करके अर्बन सेंटर्स की तरफ आना। भाई पूरा जो सिंध है वो माइग्रेशन करके कराची आता है, पंजाब से जो लोग हैं वो लाहौर जाते हैं बिजनेस के लिए, अवाम उठ के इस्लामाबाद चली जाती है। ये क्या करते हैं कि
अर्बन सेंटर्स में चले जाते हैं, क्योंकि रूरल एरियाज में लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, बिजनेस उतना अच्छा नहीं है। मिटिगेशन क्या करते हैं, किसी चीज को लिमिट करने के लिए वर्ड यूज करते हैं। जैसे क्लाइमेट को ना आप सही नहीं कर सकते, आप कॉजेस की मिटिगेशन कर सकते हो बाय कार पूलिंग, बाय रिड्यूसिंग द पोल्यूशन, बाय अप्लाइंग द लॉज। ये मिटिगेशन है। एडॉप्शन क्या होती है, आप नई चीजों को अडॉप्ट करें, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, वो काम जो पहले आपने नहीं किए वो अब करें, तो दैट इज कॉल्ड एडॉप्शन। ये वर्ड्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ये डेटा आप इस्तेमाल करेंगे, तो श्योरली ये बातें नहीं लिखी होंगी किसी और ने। हर कोई जनरल वे में पेपर अटेम्प्ट करके आता है साइंस का। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे एक अटेम्प्ट में 116 नंबर थे पूरे जीके में, एक अटेम्प्ट में 111 नंबर थे पूरे जीके में। ये मेरी 2 अटेम्प्ट्स का हाल था। तो आप नंबर का भी अंदाजा लगा सकते हैं, 30, 35, 40 नंबर थे। मेरी लास्ट जीसीएस स्पेशल में मेरे 172 हैं। रीजन वॉज कि इंसान सीख चुका होता है कंटिन्यूअस फेलियर से। यहां पे मैंने सीखा कि अगर केमिस्ट्री का सवाल है, यूज द जार्गन्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री। अगर हमारे पास बायो का सवाल आएगा तो हम बायो की टर्म्स यूज करेंगे। जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे डॉक्टर हैं या जिन्होंने बीएससी किया हुआ है, 2-3 को मैं जानता हूँ, हुदा वगैरह यहाँ मौजूद है, अच्छे स्टूडेंट है मेरे ये। अब हुदा, अगर आई का कोई सवाल आता है, किडनी का सवाल आता है, या हार्ट डबल चैम्बर सर्कुलेशन का सवाल आता है, आपको एज मिलेगा इस पे, ठीक है, बिकॉज यू नो द जार्गन्स, यू नो कि कौन कौन सी वेन्स हैं, कौन सी आर्टरीज हैं। लेकिन एक स्टूडेंट है जिसने कॉमर्स पढ़ी हुई है, उसके लिए जार्गन समझना मुश्किल होता है। तो कोशिश करें कि हर सब्जेक्ट को उसके जार्गन्स के साथ पढ़िए, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? मिटिगेशन का मतलब होता है कि आप प्रॉब्लम को कम करते हैं, ट्राई टू रिड्यूस इट, ये मिटिगेशन होता है, ये वर्ड यूज होता है। अच्छा, जब बात केमिस्ट्री की चली रही है तो हम फटाफट आ जाते हैं, एक और सवाल इंपॉर्टेंट, एनर्जी सोर्सेस का, ठीक है, ताकि एटलीस्ट 3-4 सवाल मिल जाएं और आप लोग काम पे लग जाओ। बेटा वक्त का नहीं पता चलेगा कुछ भी, ऐसे टाइम जा रहा है। पाकिस्तान में एनर्जी रिसोर्सेज का सवाल हर साल कहीं ना कहीं से आएगा, जीएसए में भी आएगा, पाक अफेयर में भी आएगा, करंट अफेयर में भी आएगा, और एसए में भी आएगा। एनर्जी रिसोर्सेज 2 टाइप्स की होती हैं, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन सी होती हैं? सोर्सेज दैट विल रन आउट, कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। मिसाल के तौर पे, आपने पेट्रोल का इस्तेमाल किया, यूज हो गया, वो धुआं बन गया, वो उड़ गया, दिस इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है? जिसको आप दोबारा यूज करें, दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जो आप नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर आते हैं वो आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी होती है, ठीक है। अभी हम मिसालें भी देखेंगे। अच्छा, बच्चे कहते हैं कि डायग्राम या फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। कोल, कोल एक सोर्स है एनर्जी का। कोल क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है केमिकल एनर्जी, ठीक है, वो एनर्जी ट्रांसफर करता है एज हीट, वाटर एंड स्टीम। जितनी भी चीजें पानी से चल रही हैं, स्टीम से चल रही हैं, टरबाइन एयर एनर्जी को यूज करता है, जनरेटर मैकेनिकल प्लस ऑयल यूज करता है, ठीक है।
तो ये आपके पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज हैं। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब आपके पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। नाउ व्हाट आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज? सर रिन्यूएबल में आते हैं विंड पावर। देखें, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को विंड के साथ रिलेट कर दूं तो कितनी आसानी होगी। बहुत ऊंचे ऊंचे टरबाइन लगा दें, सिस्टम लगा दें, समुंदर के किनारे जहां हवा तेज चलती है वहां पे हम सिस्टम इंस्टॉल कर दें। जब जब हवा चलेगी तब तक हमारे पास बिजली जनरेट हो रही है। बिजली नहीं, कोई और चीज करवा लें, ठीक है। फिर हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर में पानी का इस्तेमाल होता है। आपके मुल्क में दरिया है, आपके मुल्क में समुंदर है, आप सिस्टम लगा दीजिए वहां पे कि जैसे पानी बहेगा तो वेव से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सोलर एनर्जी, आजकल लोग सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो रहे हैं। इसी तरह से बायोमास मौजूद है आपके पास। आप नेचुरल जो एनिमल का वेस्ट है उसको आप यूज करें, उससे आप क्या बनाएं, गैस प्रोड्यूस करें, उसको किसी जनरेटर में इस्तेमाल करें, ठीक है। गांव देहात में कुछ लोगों ने कोशिश की है इसको बनाने की और वो कामयाब भी हो गए। देखें, एनिमल वेस्ट खत्म नहीं होगा, आता रहेगा, यूज करें फिर आता रहेगा। बट कोयला एक वक्त के बाद खत्म हो जाएगा, पेट्रोल एक वक्त के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर वो आपसे कहेगा, एग्जामिनर बोलेगा, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करते हैं तो फायदा क्या है? नंबर वन, लेस इन्फ्लेशन, महंगाई कम हो जाएगी। नंबर टू, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। नंबर थ्री, एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी हमें। एनर्जी सिक्योरिटी का क्या मतलब है? हमें अपने पास, हमारे पास सब कुछ मौजूद होगा। हमें डर नहीं होगा कि वापडा इलेक्ट्रिसिटी उड़ा देगा, जब जरूरत है जनरेट कर लो, ठीक है। समझ में आ रहा है? जी मुझे यहाँ तक बताइए, क्लियर हो गया सब कुछ? आज की क्लास में मैंने बहुत बेसिक से आपको समझाया है और सिर्फ वो सवाल उठाए हैं। मैंने सर्च किया पास पेपर में कौन कौन से आए हुए हैं। तो बेटा सवाल लिख रहा हूँ, ये आपके होमवर्क है। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड सोल्यूशन या रिकमेंडेशंस। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। इससे आपका ऐसे भी क्लियर हो रहा, करंट अफेयर में भी आ सकता है और जीएसए में भी, ठीक है। डिफाइन एसिड रेन, डिस्कस कॉजेस एंड रेमेडीज। ये एसिड रेन का सवाल है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थ्री, अकबर 1.5 पेज लिखना है, 5 से 6 हेडिंग होंगी हर सवाल में। तीसरा सवाल, डिफाइन पोल्यूशन, व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड पोल्यूशन, डिस्कस रेमेडीज। आप पांच पेपर उठा लें किसी भी साल का, केमिस्ट्री में से ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तरीका बता दूं मैं आपको करने का, कम से कम 1 से 1.5 पेज का सवाल होगा, 3 से लेके 5 हेडिंग्स होनी चाहिए सवाल में, प्रॉपर हेडर होंगे उसके, फ्लो चार्ट होना चाहिए, नहीं है तो कोई डायग्राम होनी चाहिए, नहीं है तो कोड डाल दें, कुछ ना कुछ जरूर डालें सवाल में अपने। सही है? जरूरी नहीं है कि हर सवाल में कंक्लूजन भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है।
बात समझ में आ रही है? अगर आप कहोगे ना तो मैं आपको एक सैंपल सवाल भी भेज रहा हूँ, बल्कि भेज ही देता हूँ सवाल क्लास के बाद ना। एक सवाल भेज रहा हूँ मैं, आप देखें मैंने कैसे काम किया हुआ है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक सवाल को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। पोल्यूशन वाला सवाल भेज रहा हूँ मैं आपको पूरा, सही है? और कोई चीज बेटा, किसी का कोई सवाल, कोई कहीं पे फंस रहा है तो बताओ। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, मैंने पेड स्टूडेंट्स को दो होमवर्क दिए थे। पेड ग्रुप के अंदर एक सवाल मैंने डाला था, रिलेटेड टू व्हाट, याद है किसी को? आईएमएफ और पाकिस्तान था वो। अच्छा, वो क्यों पढ़ने के लिए दिया आपको? क्रिमिनोलॉजी, करंट अफेयर, पाक अफेयर, एसए, इस्लामियात, हर जगह फिट होगा सवाल आईएमएफ वाला। तो इसको आपने रीड करके मुझे बताना है। मैं आपको एक सवाल दूंगा, आप अटेम्प्ट करेंगे, आपका एक टॉपिक कवर हो गया। फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या था कि 1947 से लेकर अब तक जो जो हुआ वो सब उसमें हिस्ट्री मौजूद है और थोड़ी थोड़ी लिखी हुई है। उसको रीड कर लें, आपको डेमोक्रेसी समझ में आ जाएगी, पाकिस्तान की हिस्ट्री समझ में आ गई। उसके बाद करना क्या है, आपने इनसे रिलेटेड सवालों को अटेम्प्ट करना है बस। आज आपने एसिड रेन पढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा, आपने समझ लिया। आप नंबर कैसे लोगे यार इसमें, जब तक अटेम्प्ट ही नहीं करोगे। अब ये सवाल मैंने आपको दिए ना, ये 3 सवाल कर लो, तुम्हारे 3 टॉपिक तैयार हो गए बेटा। थोड़ा थोड़ा करके काम करना है। पता नहीं, ये मत सोचो कि सीएसएस में 12 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है। नहीं, आपने डेली 1.5-2 घंटे करना है बस। कितना टाइम लगेगा इन 3 सवालों में? 2 घंटे लग जाएंगे। अपना टास्क बना लो कि यार सर से आज समझा, आज रात को बैठ के एटलीस्ट 2 सवाल कर लूं मैं, तीसरा सुबह उठ के होगा। ये काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं सर के 2 सवाल प्रीवियस करूं। इसी तरह से काम करते जाओ, मार्क करते जाओ, कितना हो गया कितना हो गया। 1 महीने में रिजल्ट आपके सामने। ठीक है? और मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मैं हाजिर हूं। आप लोगों की जो क्लासेस हैं, कुछ दिनों बाद उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और एक दिन में हो सकता है आपकी 2-2 क्लासेस हो जाएं। ठीक है? क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। जब टाइम कम होता है ना, तो प्रेशर सबके ऊपर आता है। अब मेरे पास आपको सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए कोई 5-5.5 महीने का टाइम है, इसीलिए मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे फीडबैक भी वैसे ही मिले। पास पेपर खोलना आपके लिए, ऑफिस से काम करना या आपकी इवैल्यूएशंस परफॉर्म करना, ये मेरी एफर्ट है। आपने सिर्फ ये करना है कि मेरा होमवर्क फॉलो करना है बस। फारिग हैं आप दिन में, मुझे मैसेज करें, सर कोई आर्टिकल भेज दें, सर कुछ सवाल दे दें, मैं फारिग हूँ, मैं अटेम्प्ट करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, सर इंट्रोडक्शन कैसे लिखते थोड़ा सा बता दें। इससे मुझे भी पता चलेगा कि यार मेरी एफर्ट का तो कोई रिजल्ट है। ठीक है? चलें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।